नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। पहले पेज का चुनाव अभियान मतलब वोटिंग आज खत्म हो गई। परसेंटेज ऑफ वोट जो 3 बजे तक था वही लगभग 79% के आसपास था। कुछ देर में पूरी तरह से जो फाइनल टैली आएंगे तो उसमें अभी थोड़ा वैरी कर रहा है। आपको टेलीविजन चैनल्स वगैरह से सारे आंकड़े मिल जाएंगे। इसी 80% के ऊपर तो होगा ही। अब कितना परसेंटेज होगा वो सब आप देख लेंगे, ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ कितने मतदाताओं ने मतदान का अपना अधिकार का प्रयोग किया। महिलाएं इतनी थी, 3 करोड़ मतदाता थे लगभग, महिलाएं 1-1.5 करोड़ के आसपास थी, उन्होंने किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी के गुंडों को वर्दी वालों ने नानी याद दिला दी। एसआईआर को लेकर के ये लोग हल्ला करते रहे, बात नहीं बनी। अपने ऑफिसर नहीं दिए, कोई अधिकारी नहीं दिया, कोई कर्मचारी नहीं दिया, कोई सहयोग स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया इलेक्शन कमीशन के साथ, बात नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, कोलकाता हाई कोर्ट को आदेश गया, कहा कि आप झारखंड से ले लीजिए मेन पावर, उड़ीसा से ले लीजिए मेन पावर, न्यायिक अधिकारियों को ले लीजिए, कैसे भी करके आपको एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करनी है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसे आपको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और इलेक्शन कमीशन ने किया। लगभग 91 लाख फर्जी वोटर हटाए गए। वहां हार हो गई। उसके बाद परसों परसों रात को मतलब 22 तारीख की शाम को और फिर 23 तारीख को सुनवाई भी हुई। 800, जिसके बारे में मैंने आपको कल सूचना दी थी कि 800 गुंडों की, 800 असामाजिक तत्वों की लिस्ट तैयार हुई जिसको गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। तो उसको रोकने के लिए आनन फानन में तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी वकील बनकर के पहुंच गए कोलकाता हाई कोर्ट। अब उस पर क्या फैसला हुआ नहीं हुआ ये अभी कुछ आया नहीं, जो भी है। लेकिन तब तक मतदान का वक्त आ गया। 23 अप्रैल आ गया, वोटिंग शुरू हो गई, मतदान शुरू हो गया और फिर 80-85% तक वोटिंग हो रही है। पहली सफलता तो ये है, आप मान के चलिए, कि जो फर्जी वोटर हैं उसका नाम कटना। और दूसरी सफलता ये कि जो वोटर हैं वो अधिकतम संख्या में जाकर के वोट देना। अधिकतम संख्या में, हालांकि पश्चिम बंगाल में ट्रैक रहा है, वहां वोटिंग परसेंटेज अधिक होता है। आसाम का भी ट्रैक रहा है, वहां वोटिंग अधिक होता है, वो होती है। अब पश्चिम बंगाल में लेकिन इंश्योर करना कि सारे मतदाता जो इलेक्टोरल रोल में हैं वो मतदान कर लें। 85% तक अगर वोटिंग होती है तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोटिंग हो गई। 100% के आसपास समझिए आप इसको। क्योंकि जहां आप 44%, 45%, 50%, 51%, 60% पे बम बोल जाते हैं, वैसी परिस्थिति में अगर 85% का मार्क छू रहा है तो उसे अच्छी टर्नआउट कहेंगे आप, खराब टर्नआउट नहीं कहेंगे। लेकिन ये अच्छी टर्नआउट हुई, वोटिंग हुई, बलबा छिटपुट। अभी तक जो खबरें आई थी, अब पूरी डिटेल आएगी, आज देर देर रात तक ये खबरें आएंगी कि बलबा कहां कहां हुआ। लेकिन चिटपुट घटनाएं हुई जिसमें जो पॉल हैं, उन बीजेपी के नेता हैं, उनके गाड़ी की तोड़फोड़ हुई है कहीं पर। मुर्शिदाबाद में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। उस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर छोटी मोटी बातें, झड़प की खबरें आई हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की जो हम प्रतिक्रिया देख रहे थे, उसमें मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। ये तो ये तो न्यूज है, ये खबर है जो आपको जानना चाहिए, आप जान गए हैं। असली खेल क्या हुआ, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं अभी आपको, उसके बाद एक ट्वीट दिखाता हूं। दोनों ट्वीट को देखिए। उसके बाद पहुंच गए श्रीमान कपिल सिब्बल जी कोलकाता। बोलने लगे कि ज्ञानेश कुमार जी को पद्मश्री दे दीजिए। ये ट्वीट है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, उसमें लिखा हुआ है, ये लिख रहे हैं
अपने ट्वीट में कपिल सिब्बल साहब कि एक्सपेरिमेंट इन डिसइन्फ्रेंचमेंट द सीईसी मस्ट बी अवॉर्डेड विथ ए पद्म भूषण। मतलब ये प्रयोग हो रहा है कोलकाता में, मतलब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के अधिकारों को खत्म करने का प्रयोग हो रहा है। और लोकतंत्र का अधिकार क्या है? वोटिंग का अधिकार। तो वोटिंग के अधिकार को खत्म करने का प्रयोग किया जा रहा है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ज्ञानेश कुमार के द्वारा। मतलब अब तक जो कांग्रेस पार्टी करती आ रही थी इस प्रकार का व्यवहार, उनको मालूम है कि ऐसा ही काम वो करती थी, तो शंका उनको सबसे ज्यादा रहती है ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति इसी प्रकार की रही है कालांतर में। यही सब करके, उलट फेर करके तो वो बने रहते थे। तो अटैक करो इंस्टीट्यूशन पे, तो ज्ञानेश कुमार पर हमला बोल दिया उन्होंने। ज्ञानेश कुमार को कहा कि उसको पद्म भूषण मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मताधिकार को खत्म करने का प्रयोग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ये बड़ा अलहदा प्रयोग होगा। हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस पिता पुत्र के बीच में अगर पिता की उम्र और पुत्र की उम्र या पुत्री की उम्र में 15 साल का डिफरेंस है, उससे कम का डिफरेंस है, तो उसको फर्जी माना जा रहा है। पिता का उम्र और पुत्र पुत्री के उम्र में 50 साल का डिफरेंस है, तो उसे फर्जी माना जा रहा है। अब ये तर्क, अब मान लीजिए कि इस तरह के इक्के दुक्के होंगे भी, तो उसको कपिल सिब्बल जी आधार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस आधार पे इलेक्टोरल रोल से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं जिनके पिता और पुत्र पुत्री के उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। मतलब उनका कहना है कि अगर कोई 14 साल का पिता है, तो 14 साल से कम अगर पिता का उम्र है, 25 साल अगर है, तो और 14 साल का अगर कोई व्यक्ति है, या 25 साल है और 14 साल का कोई बच्चा है, या 15-18 साल का कोई बच्चा है, तो कैसे हो सकता है? इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। 14 साल में या 15 साल में आप पिता कैसे बन सकते हैं? तभी तो 15 साल से कम का होगा डिफरेंस। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर पिता और पुत्र पुत्री की उम्र में 50 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 65 वर्ष का पिता है और 50 वर्ष का 15 वर्ष का कोई बच्चा है, तब गड़बड़ी है, तब गड़बड़ी है। अब ये भी तर्क दे रही है कि 50 वर्ष से अगर डिफरेंस है अधिक, तब भी वो सही है कि नहीं, ये पता लगाया जाना चाहिए। अब 65 वर्ष की आयु का अगर कोई पिता बन रहा है, तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन तो उसकी तहकीकात करेगा ना कि ये सही है या गलत है। तो 65 वर्ष की उम्र में भी अगर आप पिता बन रहे हैं तो, और 15 साल में ही अगर आप पिता बन रहे हैं, तब भी उसकी जांच होगी। बन सकते हैं आप, बायोलॉजिकली आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 90-90 साल में भी लोग पिता बने हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये जो डिस्पैरिटी है, इसको हम जांच रहे हैं, तय कर रहे हैं। उस डिस्पैरिटी में अगर सही निकल रहा है तो सही निकल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे तर्क ढूंढे जा रहे हैं ताकि इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया जा सके। इक्के दुक्के अगर ऐसे उदाहरण मिल भी गए हों, तो एक उदाहरण को लेकर के पूरा रूल बना दिया जाएगा, पूरा रूल। ये कपिल सिब्बल जाकर के वहां पर एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन देखिए किस प्रकार से वोटिंग राइट को सीज करने का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है ज्ञानेश कुमार की देखरेख में। कपिल सिब्बल का एक नया इन्वेंशन है। कपिल सिब्बल इसी के लिए मशहूर हैं, 15 और 50 का फिगर ले आए हैं, और 15 और 50 के फिगर पे अब ये कह रहे हैं, जो तर्क लोगों को लगेगा भी सही में, 15 वर्ष के उम्र का भी कोई पिता हो सकता है, हो सकता है, बायोलॉजिकल पॉसिबल है। और 65 साल का भी कोई पिता हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो कपिल सिब्बल को प्रथम दृष्टया आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, कपिल सिब्बल के तर्क में तो दम है। लेकिन ये इक्के दुक्के घटनाएं होंगी, अगर होंगी भी, तो मैं ये कह रहा हूं उसको पकड़ करके रूल बना रहे हैं। अरे भाई, इतना बड़ा स्टेट है जहां 7-7 करोड़ के आसपास, 5-5 करोड़ के आसपास वोटर हैं,
उसमें अगर 2-4 इस प्रकार की घटना हो जाती है, तो वो रूल नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है। लेकिन कपिल सिब्बल को क्या करना है? राहुल गांधी को सेव करना है, ममता बनर्जी को सेव करना है। तो सारा ठीकरा फोड़ो किसके ऊपर? ज्ञानेश कुमार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दो। कुछ नहीं चली। अमित शाह स्वयं मैदान में डटे हुए हैं। कोलकाता के अपने वॉर रूम में जा रहे हैं, अपने बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। मतलब वॉरियर ऑन द फ्रंट एंड एट द फोर फ्रंट है। वॉरियर नॉट ऑन द फ्रंट है, एट द फोर फ्रंट है, आगे हैं। वॉरियर पीछे नहीं है। और अपने कार्यकर्ताओं को हौसला दे रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे बंगाल में बोलती बंद कर दी। डब्बा गायब हो गया है। इसलिए ये परेशानी है, इसीलिए ये हैरानी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम था कि टीएमसी के गुंडे से लड़ना बहुत खतरनाक है। ममता जी से तो लड़ लेंगे, पॉलिटिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी, लेकिन उन्होंने जो गुंडों की फौज तैयार की है पूरे प्रदेश में, उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। तो इसकी तैयारी केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के पास उनका चला गया भैया मेमोरेंडम कि हम चुनाव लड़ेंगे कि गुंडों से लड़ेंगे, बताइए आप। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुझे किसी भी स्तर पर जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम होने नहीं देंगे कोई बर्गलरी, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। इसीलिए 2 दिन पहले 800 गुंडों की लिस्ट बनी। वो गुंडे हैं बेसिकली, वो टीएमसी के एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं कि वो लिस्ट बनी तो वो कोई ना कोई सूचना होगी ना, इंटेलिजेंस की सूचना होगी कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये बलवा कर सकते हैं, ये खून खराबा कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं। इतने ठोस पहरेदारी के बाद भी पॉल जो बीजेपी की नेत्री हैं, उनके गाड़ी पर हमला हो ही गया। तो उसके बाद भी हमले हो रहे हैं, इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी। याद कीजिए बिहार में 2005-6 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें केजे राव हुआ करते थे प्रभारी, इलेक्शन प्रभारी थे वो, उनके देखरेख में चुनाव हुआ था और उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया था। हर बूथ पर वो हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते थे, मोटरसाइकिल से पहुंच जाते थे, अपने साथ जवानों की टुकड़ी रखते थे और उनको फौरन अलर्ट करते थे। सारी गुंडागर्दी बंद कर देती थी लालू यादव की, पूरी गुंडागर्दी को उन्होंने शांत कर दिया था। और तब जाकर के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, तब जाकर के नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी। तो उसमें भूमिका इलेक्शन कमीशन की थी। उस वक्त तो कोई नहीं कह रहा था। आज ज्ञानेश बाबू को कहा जा रहा है कि पद्म भूषण दिया जाना चाहिए। कह कौन रहे हैं? तो श्रीमान कपिल सिब्बल कह रहे हैं। कपिल सिब्बल अलग राग आलाप रहे हैं, राहुल गांधी अलग राग आलाप रहे हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो उन्होंने अभी पोस्ट किया है, सुन लीजिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पोलराइजेशन अगर नहीं किया, साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। कोई 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 एक नहीं था। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता जी ने साफ सुथरी सरकार नहीं चलाई। मतलब राहुल गांधी भी ये बात मानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी इसके पहले लड़ रहे थे वहां पे। राहुल गांधी ये बात मानते हैं कि कम्युनिस्ट की जो सरकार थी 27 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी के बल पर बनी हुई थी, टिकी हुई थी, सिंडिकेट चला रही थी उस सरकार को। और वो टोटल सिंडिकेट माइग्रेट कर गया ममता बनर्जी के साथ। अब राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार पर एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं। पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक शब्द उन्होंने अभी तक नहीं कहा है। उनका जो
लेटेस्ट वीडियो है वो वीडियो सिर्फ इतना ही है कि ममता बनर्जी अगर साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो ये स्थिति नहीं होती, और ये पोलराइजेशन अगर नहीं कर रही होती। उन्होंने पोलराइजेशन कर दिया है, वोटर्स के बीच में पोलराइजेशन किया है। अब पोलराइजेशन का दर्द इनको सबसे ज्यादा है। इनको मालूम है कि ये जो पोलराइजेशन करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं पूरे देश में, वो पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के फेवर में नहीं हो रही है, वो पोलराइजेशन ममता जी के फेवर में हो रही है। और ममता जी को काउंटर करने के लिए हुमायूं कबीर खड़े हो रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए AIMIM के ओवैसी साहब खड़े खड़े हो रहे हैं। अब ये सब इनको परेशान करता है। जो बाकी बचता है वो चला जाता है ममता जी के साथ। लेफ्ट अब खत्म हो चुकी है, अब तो संगठन भी नहीं है, कुछ नहीं है लेफ्ट का। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी की यही हालत है। दुर्गति देखिए, 27 वर्षों तक लेफ्ट की सरकार रही और जब गई तो नेस्त नाबूद हो गई, खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर गुंडों को पाला, कार्यकर्ताओं को खत्म कर दिया, संगठन को खत्म कर दिया, और गुंडे सिर्फ पैसे से चलते थे। जब सरकार गई तो गुंडे शिफ्ट कर गए। वही हालत होगी ममता बनर्जी की। अगर इस बार वो सत्ता से गई, दोबारा कभी लौट नहीं पाएंगी। हालांकि लेफ्ट के मुकाबले टीएमसी का संगठन थोड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन फिर उस संगठन पर उन्हीं गुंडों का कब्जा है। तो ये गुंडा जब हटेंगे, जब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर जाएंगी, तो फिर ये गुंडा भी दरवाजा खोजेगा। और कोई शक नहीं है कि वो सारे गुंडे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाए। यही ट्रेंड रहा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, देखते होंगे खासतौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार वगैरह में भी चलता है और साउथ इंडिया में भी चलता है। नई नई जब लोग गाड़ी निकालते हैं शोरूम से, तो उस वक्त देखते होंगे कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार है तो समाजवादी पार्टी का स्टिकर लग जाता है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का स्टिकर लग गया, बहुजन पार्टी की सरकार है तो बहुजन पार्टी का स्टिकर लग गया। वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो गाड़ियों पर इन पार्टियों के स्टिकर इसलिए लगाते हैं, अगर वो पार्टी सत्ता में है उस राज्य विशेष में तो पुलिस उनको परेशान ना करे, किसी नाके पर उनको कोई रोक ना ले, अननेसेसरी उसकी जांच पड़ताल ना हो जाए, टोल पर वो फ्री में चले जाएं, इस तरह के वो तिकड़म करते हैं। तो वही होगा, जैसे ही सत्ता बदलेगी, ये जो गुंडों का सिंडिकेट है वो एन मास ट्रांसफर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी कि कौन गुंडे आएंगे और उसको स्क्रूटनी करके लें, मतलब किस गुंडे को लें, किसको छोड़ें, ये तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अगर पार्टी संगठन पर गुंडों का कब्जा हो जाएगा तो एक बार अगर सत्ता गई तो फिर दोबारा नहीं आएगी। ये लेफ्ट की पार्टी से सीखनी चाहिए थी ममता बनर्जी को। इसीलिए ये अकुलाहट है, ये गुंडों वाली जो बात हो रही है, इसीलिए अकुलाहट है। तो सीआरपीएफ की बड़ी संख्या, इलेक्शन कमीशन का हथौड़ा, एसआईआर का पूरा ठीक तरीके से कार्यान्वयन होना, कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई होंगी, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और अगर त्रुटि है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। ये भी गलत बात है कि आप किसी गलत बात को नैरेटिव चला करके ठीक ना करें, उसको भी दुरुस्त कीजिए। लेकिन मोटे तौर पर जो कुछ भी चल रहा था अब तक वो नहीं चलेगा, और इसीलिए ये अकुलाहट है। तो राहुल गांधी ने तो हार मान ली है। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक प्रकार का ये उनका स्वीकार करना है, स्वीकारोक्ति है कि बंगाल में ममता बनर्जी लूज कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उन्होंने साफ कह दिया, अगर पोलराइजेशन ममता जी ने और साफ सुथरी सरकार चलाई होती तो यह स्थिति नहीं होती। मतलब क्या बंगाल में परिवर्तन का वेव चल रहा है? वेव चल गया, और ये जो मैक्सिमम टर्नआउट है, क्या ये परिवर्तन का टर्नआउट है? ये सब 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दमखम के साथ बंगाल में इस बार एंट्री की है, उसके रिजल्ट कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस तरह से राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति हुई है इस वीडियो से, उससे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है
और ममता पिछड़ रही हैं। अब ममता को सेकंड पेज में देखना है कि ममता कितनी ताकत लगाती हैं अपने को रिटेन करने के लिए सत्ता में, या दोबारा सत्ता में लौट पाती हैं कि नहीं पाती हैं। लेकिन पहले फेज से तो स्पष्ट हो गया, साम दाम दंड भेद सब पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतरती दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।